जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। देर आए दुरुस्त आए। चलिए स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट 2024 की क्लासेस और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्लास वैसे अपन ने पहले ही स्टार्ट कर रखी थी, लेकिन अपन ने एक चैप्टर पूरा करने के बाद उसको छोड़ दिया, यानी कि उसको अभी एक चैप्टर तो अपने कंप्लीट पूरा कर दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अच्छे से अपने पहला चैप्टर पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, वैकेंसी आने वाली है, तैयारी आपको जारी रखनी है और बिल्कुल सही टाइम है और सही टाइम पे स्टार्टिंग भी हो रही है। आपका काम हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन एस एंड पी ब्लॉक। और सबसे मेन बात, इससे पहले अपन ने जो भी क्लासेस ली वो अपनी सारी क्लासेस व्हाइट बोर्ड पे थी। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ये पहली क्लास है। डिजिटल बोर्ड पे ये पहली क्लास है और मैंने बच्चों से वादा किया था कि मतलब जैसे ही मतलब मेरा राजस्थान ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद में डिजिटल बोर्ड लूंगा। मैंने लिया भी, हालांकि अभी तक अपना सेटअप पूरा रेडी नहीं है, मैंने सिर्फ बोर्ड ही लिया है। ठीक है, बाकी वो पूरा ऐसे स्टूडियो टाइप सेटअप नहीं किया हुआ, जुगाड़ से काम चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, अपने को जो इम्पोर्टेंट है जरूरी है वो सारी चीज़ें है। मेन चीज़ होता है टीचर क्या पढ़ा रहा है, टीचर का कंटेंट कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, और कंटेंट में यहाँ पे कोई चूक नहीं रहने वाली। ठीक है ना, और आपको पता है जो डेफिनेटली पहले जुड़े हुए उनको पता है, जो नए देख रहे हैं वो भी कृपया इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं एस एंड पी ब्लॉक दूसरा ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, उससे पहले आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक बात क्या बताना चाहूंगा कि भाई आप जो चैप्टर नंबर 1 है, जो अपने आवर्त सारणी से संबंधित पढ़ा, वो आप एक बार जरूर पूरा पूरा देख ले। जिनके देखा हुआ है, जिनको पता है और चीजें धुलमिल हो गई है, मतलब धुंधली सी हो गई है, वो भी एक बार उन चीजों को रिवाइज कर ले, पॉइंट को रिवाइज कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पॉइंट्स और वो सारे चीजें आपके माइंड में नहीं रहेगी, वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में नहीं रहेंगे, तो इट विल बी डिफिकल्ट, यानी कि बड़ा मुश्किल होगा समझने में। समझ गए बात? क्लियर? ठीक, तो उस पहले वाले चैप्टर को थोड़ा रिवाइज जरूर कर ले। और कोई डायरेक्टली पहली बार देख रहा है कि मेरे इस चैनल पे पहली बार आया इस क्लास को देखने के लिए, तो वो प्लीज उन पहले वाली क्लासों को देखिए अच्छे से, या फिर जिनको आवर्त सारणी के बारे में चीजें पता है कैसे क्या है उसमें, उसके बाद ही देखिए। ठीक है ना, क्योंकि जो पॉइंट्स हमने वहां डिस्कस किए उनको यहाँ पे रिवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो पॉइंट बहुत सारे हैं, उनमें अपन फिर से डिटेल में नहीं जा सकते। मैंने पीछे बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाई हुई है, बहुत बेसिक से बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट 2 है एस एंड पी ब्लॉक। यूनिट 2 क्या है? एस एंड पी ब्लॉक। इसमें क्या क्या चीजें है? एक तो जनरल इंट्रोडक्शन है कि भाई एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, तत्व होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एस एंड पी ब्लॉक तत्व कौन कौन से होते हैं, एक तो ये चीजें पता करनी है। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आपको एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है वो पता करना है। ठीक है ना, अपन ने बताया था सपोज कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं इलेक्ट्रॉन भरने के। ठीक है, हाँ। फिर ऑक्यूरेंस, यानी कि ये चीजें अपने को मिलती कहाँ है, जैसे कि एस ब्लॉक के तत्व है तो वो कहाँ से मिलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, उनको अपन कहाँ से ले सकते हैं। समझ गए? ऐसा नहीं कि कुछ जादू करेंगे और वो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगी चीजें कि भाई जमीन से मिलेंगे, समुद्र से मिलेंगे, आसमान से मिलेंगे, कुछ भी होगा, कुछ ऐसी चीज तो होगी, तो उन चीज के बारे में अपन बात करेंगे। बात क्लियर? ठीक, और एक बात ध्यान रखना, अपन हमेशा चीजों में स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको ऐसे डायरेक्ट कुछ नॉलेज नहीं थोपने वाला, आपको धीरे धीरे नॉलेज बिल्डअप होगा आपका। समझ गए? तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्था भी अपन इनकी पढ़ेंगे, और ऑक्सीकरण संख्या वगैरह अपन आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, उसमें ये आएगा भी।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है वैसे भी, आगे भी अपने को दूसरे चैप्टर में ये ऑक्सीजन अवस्था आने वाला है। फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि भौतिक एवं रासायनिक जो उनके गुण है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उनके ये सबसे लंबा वाला पॉइंट है, इसमें बहुत टाइम लगेगा वैसे, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इनट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। इनट पेयर इफेक्ट क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव। बात क्लियर? चलिए अब मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं। जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर था उसमें चीजें समझने की थी ज्यादा, ठीक है, समझने की ज्यादा थी, रटने को कुछ ही कुछ पॉइंट होंगे, तो बाकी मोस्टली समझने को था, तो वो समझ लिया और वो बहुत ही अच्छा चैप्टर था। ये वाला जो चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक, इसमें थ्योरी है पूरी, एस एंड पी ब्लॉक वाला है पूरी थ्योरी, और थ्योरी में ऐसे पॉइंट है जिनको आप समझना तो है, ये बहुत सारे समझने से भी काम निकल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जिनको आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि उनका सूत्र हुआ, रासायनिक सूत्र हुआ वगैरह, वो चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी? रटनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा है कि एस एंड पी ब्लॉक में आप जितने अलग अलग बुक्स नोट्स देखोगे उतने आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर मैं आपको जो लिखा हूं वही फॉलो करना, बस उससे बाहर आपको नहीं जाना है। और मैंने भी बकायदा पूरा, ऐसा नहीं कि मैं एकदम से आज लेके आ गया क्लास, ठीक है। मैंने भी आपकी क्लासें स्टार्ट करने से पहले जब भी मेरे को टाइम मिला बीच बीच में, मैंने जो सारे नोट्स वगैरह चीज़ें थी उनको देखा, उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कितना आपको लेबर शीट के हिसाब से पढ़ाना है, क्या जरूरी है, उस हिसाब से मैंने पूरा चीज़ें तैयार की और उसके बाद आपके सामने क्लास लेके आया। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी, हालांकि मैं कह रहा हूँ ना, दूसरा चैप्टर आप चाहो तो भले कोई देख लेना कहीं से, लेकिन ये वाला चैप्टर आप सिर्फ एक ही जगह से देखना और सिर्फ यहीं से, ठीक है ना। बाकी कोई बुक मत देखना, नहीं तो अलग अलग चीजें देखोगे, अलग अलग कंफ्यूज हो जाओगे। थ्योरी बहुत सारी, थ्योरी भर के पढ़ी, जितनी पढ़ो उतनी कम है, ठीक है। जैसे कि अब भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, बहुत सारे, अपने को जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। रामायण बहुत है, बहुत ज्यादा, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ ना, कितने ही लेक्चर बनाए जा सकते हैं। इसलिए अपने स्कूल लिमिटेड और बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लेके चलेंगे। बात क्लियर? तो आपके नोट्स भी अच्छे वाले बन जाएंगे और बिल्कुल ऐसे बनेंगे जिनको आप माइंड में रख पाओ, जिनको आप रट के याद कर पाओ। रटने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र आएंगे, चीजें आएगी, ठीक है, जो आपको रटने ही पड़ेंगे माइंड में, या ये फिक्स करना है तो वो फिक्स से सेट ही करना पड़ेगा माइंड में, ठीक है ना। आज की क्लास में भी आ जाएंगे सूत्र, ठीक है ना, तो वो चीज आप ध्यान रखना। अब जैसा कि हमेशा अपन करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो अपन देखते हैं कि पिछले सालों में उनमें से कितने कितने सवाल पूछे गए। तो लैब स्टैंड 2016, 18 और 20, 22 की बात करें तो 22 में आपको पता है 2 पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में हुए थे, ये 2 पेपर हो गए। तो 2016 में बात करें तो इस यूनिट से कितने सवाल आए थे? 5 सवाल। कितने आए थे? 5 सवाल। 2016 में 5 सवाल पूछे गए थे। 2018 में मात्र 1 सवाल, ओनली फॉर 1 सवाल 2018 में। 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में ओनली 3 सवाल, 2022 की सेकंड शिफ्ट में 2 सवाल। ये है, तो मतलब ये समझ के चले कि एवरेज, इसमें एवरेज ये 2018 का एक छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने क्या किया, 2016 में 5 क्वेश्चन पूछ लिए तो इन्होंने फिर 2018 में बिल्कुल ही कम कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है ना। लोगों ने क्या 2016 में देखा, अरे यार बहुत सारे क्वेश्चन आए, इसमें पूरा फोकस किया होगा, उस पर ध्यान लगा, यहाँ से 2018 में 21 वाला है। बोर्ड हमेशा ऐसे ही करता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो 2022 में ये चीज एक में 3 आए तो इसमें 2 आए, तो ये मान सकते हैं कि भाई अपने पास 2024 में भी 3 सवाल, 3 सवाल अपन मान के चल सकते हैं, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 सवाल अपन मान के चलते हैं कि 3 सवाल पूछे जाएंगे। बात क्लियर? चलिए, तो इन 3 सवालों के लिए अपने को ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट अपने को पढ़ना है। बात क्लियर? चलो बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो एस एंड पी ब्लॉक होते क्या है। तो एस एंड पी ब्लॉक पढ़े उससे पहले अपन सिर्फ पढ़ेंगे एस ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि अपने को पढ़ना क्या है, एस एंड पी ब्लॉक पूरा पढ़ना है। तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे, इसको बाद में लेंगे, पहले अपन स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक से। क्या पढ़ेंगे अपन? एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व, ये पढ़ेंगे,
ठीक है। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन एस ब्लॉक की डेफिनेशन। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन आपके सामने है कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी एस ऑर्बिटल है उसमें जाता है, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन है, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो किस में भरा जाना चाहिए? सबसे बाहरी एस ऑर्बिटल में। बात क्लियर? ठीक है, चलो। तो अपन देखते हैं कि आवर्त सारणी में एस एंड पी वाले कौन कौन से होते हैं। आपको ये डेफिनेशन अभी हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगे, ये चीज आगे क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर? ठीक है। हाँ, तो ये तो आप लिख लेना कि वे तत्व जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम जो एस ऑर्बिटल है उसमें भरा जाता है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल, उसमें ये कौन कौन चीज है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो एस ऑर्बिटल में भरा जाना यानी कि एन, एन कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एस वन या एन एस टू, एन एस टू या एन एस वन, मतलब ऐसे, ठीक है। चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिनके आवर्त सारणी पता है, जिनको आवर्त सारणी माइंड में है, पूरी 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 चीजें उनके माइंड में, उनको तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आप देखोगे इसमें, तो एक तो ये वाला पूरा पोर्शन, और एक ये वाला, किसके हिसाब से? डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन के हिसाब से ये एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट मान सकते। डेफिनेशन की, सॉरी, पी ब्लॉक नहीं, पी ब्लॉक के बाद में पढ़ेंगे, एस ब्लॉक की, ठीक है। जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे आता हो? इस एस में आता हो, एस में, एस वन या एस टू, ठीक है। आपको पता है आवर्त सारणी में क्या होता है? 1 से 18, 1 से 18 तो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। ये वर्ग है जिनको अपन समूह भी बोलते हैं, ठीक है। और 7 क्या होते हैं? आवर्त। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी चीजें अपने जब आवर्त सारणी पढ़ी थी तो अपने ये पढ़ी है, ठीक है। इनको अपन बिल्कुल बेसिक सारी चीजें मतलब वो किया अपन ने, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में ओनली फोर अपन शामिल करते हैं रियल में। डेफिनेशन के हिसाब से तो ये पूरे पूरे आ रहे हैं, ये पूरे अलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, और वो ये। लेकिन अपन ऐसे एस ब्लॉक में कौन कौन से रियल में मानते हैं? रियल में ये मानते हैं वर्ग वन के ये वाले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। उसी प्रकार वर्ग टू के बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बात क्लियर? ठीक है ना। अब देखो इन सब में देखोगे जब आप अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं इनमें, तो जैसे कि हाइड्रोजन में भरते हैं, तो हाइड्रोजन भरते हैं तो क्या आता है? 1s1 आता है। क्या आता है? 1s1। हीलियम में 1s2, ये आ गया। फिर आता है 2s, जैसे कि लिथियम के लिए भरोगे 1s1 1s2 2s1। फिर जब बेरिलियम के लिए देखोगे 1s2 2s2। ये मैंने इलेक्ट्रॉन भरने आपको बताए पहले ही, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो यहां पर जो वर्ग वन है इसका तो आ रहा है 1s1, यानी कि 1s1, ठीक है, या फिर 2s1, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। तो इसको तो अपन ns1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे ns2। ये सारी चीजें आगे आपको समझ में आएगी धीरे, ठीक है, क्योंकि टेंशन मत, जब अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे ना तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो तो जो एस ब्लॉक में है, ये डेफिनेशन के हिसाब से, इस डेफिनेशन को देखे, इस परिभाषा को देखे, तो इस परिभाषा के हिसाब से हाइड्रोजन और हीलियम भी इसमें आता है, लेकिन इनको अपन रियल में एस ब्लॉक में शामिल नहीं करते। एस ब्लॉक में यहाँ देखो वर्ग वन में, वर्ग वन का देखोगे तो अब हाइड्रोजन को अपन ने लिया ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हीलियम को तो उस साइड रखा हुआ है, यहाँ आपने सेट किया ही नहीं है। बाकी हीलियम देखोगे तो 1s2 को
फॉलो करता है उसको, ठीक है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है दूसरा वाला वो किस में गया है, बाहरी एस में गया है, ठीक है, बाहरी एस ऑर्बिटल में गया है। बात क्लियर? तो वर्ग वन में अपन कौन कौन से शामिल करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक, और वर्ग टू में ये वाले। अब बात माइंड में आती है कि सर ये बताइए कि भाई हाइड्रोजन भी है, ठीक, और हीलियम भी है, तो सर इनको शामिल क्यों नहीं किया गया, इनको अपन एस ब्लॉक के एलिमेंट मानते क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है उसको तो करते हैं फॉलो, लेकिन फिर भी अपन इनको एस ब्लॉक का तत्व नहीं मानते, ठीक है। तो बात ये है कि पहले तो अपन बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम की तो बात करोगे तो हीलियम के तो किसी भी एंगल से जो गुण है वो आपके जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है उनसे मिलते ही नहीं है। हीलियम के गुण, क्योंकि ये एस ब्लॉक वाले तत्व ही तो क्या धातु है, एस ब्लॉक वाले जो तत्व है वो क्या धातु, मेटल, एस ब्लॉक वाले क्या तत्व, धातु है, मेटल है। बात क्लियर? क्योंकि वर्ग वन को बोलते हैं सारे धातु और ये सारे मृदा धातु, वर्ग टू वाले को, ठीक है। तो ये क्या है, सारे धातु, जब हीलियम तो क्या है, गैस है, हीलियम क्या है, गैस है, तो इसके तो गुण कहीं से भी इनके साथ मिलते ही नहीं है, भले ही इनमें वो फॉर्मूला फिट बैठता हो 1s2 वाला, ठीक है, लेकिन गुण नहीं मिलते, तो इसलिए हीलियम तो को तो कहाँ रख दिया, वहां उत्कृष्ट गैस वाले उसमें, उस साइड, ठीक है, जहाँ पे वो नोबल गैस, ठीक है, कहाँ पे देखो हीलियम पूरा पूरा यहाँ आता है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ठीक है, उस उत्कृष्ट गैस वाले में शामिल ही तो, ठीक है ना। तो चलो हीलियम तो समझ गए, भले ही वो उस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, लेकिन इसके कोई भी गुण इन एस ब्लॉक वालों से नहीं मिलते। बात क्लियर? अब बात करते हैं, और इसके गुण मिलते किससे, वो मिलते हैं जो उत्कृष्ट गैस है उनसे मिलते हैं, इसीलिए उसको वहां पे रखा गया, अवसानी में इसको वहां पे रखा गया। बात क्लियर? चलो अब बात करते हैं सर हाइड्रोजन की बात बताओ, तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया? तो भाई साहब हाइड्रोजन भी फॉलो करता है, फॉर्मूले को फॉलो करता है, हाइड्रोजन का क्या है 1s1, ठीक है, और इसका 1s2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भर जाते हैं। तो ये 1s1 हालांकि उस ns1 को फॉलो कर रहा है कि इसको वर्ग वन में शामिल किया जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसको वर्ग वन में अपन शामिल मतलब उसको नहीं माने, वर्ग वन में तो है, वर्ग वन में ये भले ही है, लेकिन इसको एस ब्लॉक में अपन नहीं मानते, क्यों? क्योंकि इसके भी गुण इनसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनसे नहीं मिलते। ये समझ लो कि हाइड्रोजन के तो गुण किसी से भी नहीं मिलते सही ढंग से, पूरी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के गुण तो किसी से भी नहीं मिलते, हाइड्रोजन अपने आप में एक अलग ही तत्व है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, तो इसलिए इसमें हाइड्रोजन और हीलियम नहीं है, भले ही वो उस 1s2 1s1, ठीक है, उस फॉर्मूले को फॉलो करता हो, ठीक है, क्योंकि इनके लिए फॉर्मूला क्या होता है ns1 या ns2, ठीक है, जहां पर n क्या है, आवर्त होता है, आगे अपन पढ़ेंगे इसको 1 से 7 तक, ठीक। ये वर्ग वन के लिए, ये वर्ग टू के लिए फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अब देखो वर्ग वन में कौन कौन से, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। अब ये तीन क्या है, तीन इनका एटॉमिक नंबर है, तीन क्या है, एटॉमिक नंबर, समझ गए? तो यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 3 हो गया, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ऐसे कैसे रुबिडियम का 37, 55 और 87। अब बात करते हैं वर्ग सेकंड की। वर्ग सेकंड में क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनमें देखोगे तो उसके इसका 3 है, ये 4 हो गया, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। क्यों? क्योंकि ये जस्ट उनके दूसरे वर्ग में है, नेक्स्ट वाले वर्ग में, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है। बात क्लियर ना? ठीक है, हाँ। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का 4 है, मैग्नीशियम का 12 है, ठीक है, ये सारे क्या है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जो कैल्शियम का 20 है, स्ट्रोंशियम का 38 है, बेरियम का 56 है, रेडियम का 88 है, ठीक है। बात क्लियर? ये बाइट पे रखना, ठीक है ना। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे मुद्दे पे, धीरे धीरे बातें आपके माइंड में सेट होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। अब देखो वर्ग वन क्या होता है, इनको क्षार धातु यानी कि एल्काली मेटल इनको बोलते हैं, वर्ग वन के जो भी इनको क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। आपने देखा होगा बहुत बार देखा होगा, ये सारे आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला भी देखा होगा, NaOH देखा होगा, ठीक है, KOH भी देखा होगा आपने, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। बात क्लियर? हाँ, ये मिलते हैं ऐसे, मतलब Na+OH- ऐसे मिलके NaOH बनाते हैं, ठीक है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वर्ग 1 वाले हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से क्षारीय होते हैं, ठीक है, जो कि क्षारीय होते हैं। और कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रूप से। बात क्लियर? बहुत स्ट्रॉन्ग। ये क्षार भी मतलब ऐसे नहीं कि मतलब अम्ल और क्षार होते हैं ना, आपको पता है चीजें, अम्ल और क्षार। तो ये क्षारीय स्ट्रॉन्ग रूप से होते हैं, क्षारीय बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से क्षारीय होते हैं। बात क्लियर? चलो, तो कुर्सी की पेटी बांध लेना, ठीक है, क्योंकि अभी फ्लाइट क्या कर रही है, रनवे पे दौड़ रही है, अभी तक उड़ी नहीं है, ठीक है। तो हालांकि हो सकता है चीजें आपको अभी थोड़ी धुंधली धुंधली लगे, आगे जाके बिल्कुल से एकदम से समझ में आ जाएगा, और आज ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि ये 2 दिन बाद समझ आ जाएगा, तो आज ही सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ये लेक्चर खत्म होते होते, ठीक है ना। चलो, तो वर्ग 1 में क्या है कि भाई क्षार धातु है, इनको एल्काली मेटल बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, धातु है। एस ब्लॉक वाले क्या है, धातु, ये ध्यान रखना, एस ब्लॉक क्या है, धातु है पूरे, मेटल, समझ गए। और जल के साथ ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्षारीय होता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है अम्ल और क्षार, तो इनकी जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। बात क्लियर? चलो, अब बात करते हैं वर्ग 2 की। तो इसमें वर्ग 2 में बेरिलियम के अतिरिक्त, बेरिलियम को भूल जाओ, वर्ग 2 में बेरिलियम को, उसको हालांकि अपन बेरिलियम को एस ब्लॉक में शामिल किया गया, ठीक है, लेकिन अपन उसको सारी मर्दा धातु नहीं मानते, उसको अपन सारी मर्दा धातु नहीं बोलोगे। बात क्लियर? तो इसमें बेरिलियम के अतिरिक्त शेष जो है तत्व, उनको बोलते हैं क्षारीय मर्दा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मर्दा धातु, एल्काली, मतलब इनको बोलते हैं एल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है, एल्कालाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड एवं जो हाइड्रोक्स ऑक्साइड है, इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। समझ गए, इनके जो ऑक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये किस टाइप के होते हैं, क्षारीय, ठीक है। आपने पढ़ा है ना भाई, अम्ल क्षार, एसिड और बेस, ये पढ़ा है, ठीक है। तो इनके दोनों ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों किस टाइप के होते हैं, क्षारीय होते हैं। समझ गए? हाँ, क्षारीय होते हैं, लेकिन वो वाले जो देखोगे ना, ये बहुत ज्यादा क्षारीय होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्षारीय होते हैं। जब ये क्षारीय होता है, जब इसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों, इसके सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड। बात क्लियर? चलो, अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, और अब अपन पढ़ेंगे वर्ग 1, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे आगे, वर्ग 1। अपन अपने को जो पढ़ना है, SNP ब्लॉक पढ़ना है, ये चैप्टर SNP ब्लॉक में से अपन ने पहले एस ब्लॉक स्टार्ट किया है, एस ब्लॉक में भी वर्ग 1, किसको स्टार्ट कर रहे हैं अपन, वर्ग 1 को, ठीक है। वर्ग 1 जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, ठीक है, क्षार धातु इनको बोलते हैं अपन। और इसका फॉर्मूला है वो क्या होता है, NS1 होता है। अब आपको समझ में आएगा कि इस NS1 का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NS1 होता है। बात क्लियर? ठीक है, जहां पे N कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 7 तक, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ आवर्त। N या किसको शो करता है, आवर्त को, किसको शो करता है, आवर्त को, ठीक है ना।
तो अब देखो लिथियम देखोगे तो लिथियम में आपको बनने हैं इलेक्ट्रॉन 3। तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन भरोगे कैसे? इलेक्ट्रॉन बनना मैंने जो पिछली क्लास थी, जो पिछला लेक्चर था, मतलब यानी कि जो पिछला अपने चैप्टर, उसमें अपन ने पूरा पूरा पढ़ा हुआ बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो उसको अपने यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तो 1s2 2s1 ये 3 वर्ग है, ठीक है। ये उसी प्रकार सोडियम का देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। आप इस पोटेशियम का देखोगे तो देखो ये पूरा S1 तक ऐसे, रूबिडियम का देखोगे तो ऐसे, सीजीएम का फिर और लंबा हो जाता है। ये जो फ्रेंसियम है उसका 87 जो, ठीक है। तो ये तो अपन इस टाइप से भरे। अब मैंने एक तरीका और बताया कि भाई इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम प्लस 2s1, नियॉन प्लस 3s1, ऑर्गन प्लस 4s1। तो ये क्या चीज है? तो देखो इसके लिए आपको आवर्त सारणी में जाना पड़ेगा पीछे। ये देखो, ये देखो यहाँ पर है ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ठीक है। तो इनमें देखो हीलियम के जस्ट बाद क्या आया भाई? आवर्त सारणी ऐसे घूमती ऐसे, लिथियम आया। नियॉन के जस्ट बाद सोडियम आया, ठीक है। तो अपन इनमें जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक्स्ट्रा और भरा गया इस विन्यास में, इसको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस विन्यास, और सबसे स्टेबल होता है। हर कोई चाहता है कि इस विन्यास को प्राप्त किया जाए। आवर्त सारणी में हर कोई ऐसा चाहता है कि इस विन्यास को प्राप्त किया जाए। इसीलिए ये वाले क्या होते हैं? ये वाले बहुत विद्युत होते हैं, धनी, ठीक है। जबकि ये विद्युत ऋणी होते हैं बहुत सारे। ये चाहते हैं कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लेके इस विन्यास में जंप कर दे, और ये वाले सारे, इस लाइन वाले, ये सारे चाहते हैं कि जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके इसमें जंप कर दे। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है आवर्त सारणी में? उत्कृष्ट गैस विन्यास। उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या सबसे ज्यादा स्टेबल है। बात क्लियर? जहां पूरे सारी चीजें भरी हुई होती है मस्त, ठीक है। चलो, सारे ऑर्बिटल सही ढंग से भरे होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको जब आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ाया पहले वाला, उसमें मैंने आपको बताया था। तो इसके देखोगे तो भाई हीलियम में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट 2s में भर देंगे तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी प्रकार नियॉन में जैसे 10 होते हैं नियॉन के, ठीक है, और नियॉन में एक और भर दो तो ये आ जाएंगे 11। ये किसके बराबर हो जाएगा? सोडियम के बराबर। तो ये 3s1। तो अब इन सब में देखोगे तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 2s1, इसके लास्ट में 3s1, इसके लास्ट में 4s1, इसके लास्ट में 5s1, इसके लास्ट में 6s1, 7s1। तो अब देखोगे तो फॉर्मूला क्या फॉलो हो रहा है? NS1, जहां पर N 2 से 7 मान, क्योंकि अपन एक तो शामिल नहीं कर रहे, हाइड्रोजन को शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको एक को नहीं मानो तो ठीक है, 2 से 7 लिख दो, ठीक है। N क्या शो करता है? आवर्त को शो करता है। अगर अपन हाइड्रोजन को शामिल करते तो वैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? NS1 होता है, NS1। लेकिन हाइड्रोजन को अपन एस ब्लॉक में नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि उसके गुण मिलते ही नहीं है। बात क्लियर? ठीक है। तो अब देखो यहाँ देखो लास्ट में 2s 3s1 4s1 5s1 6s1। तो देखो फॉर्मूला ये हो रहा है फॉलो, NS1 वाला। इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वो किसमें जा रहा है? s ऑर्बिटल में जा रहा है। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके s ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है। s ऑर्बिटल में जा रहा है। बात क्लियर? बात क्लियर ना? ये है चीजें s ऑर्बिटल। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये चीजें अपने को ध्यान पड़ गई। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? सामान्य चीजें, यानी कि जो स्कोबल्स, जो जो पॉइंट थे अपने, ठीक है। ये अपने कौन कौन से पॉइंट? हाँ, 2 चीजें पढ़ ली कि भाई जनरल इंट्रोडक्शन वो पढ़ लिया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे अपन ने फोकस कर लिया, ठीक है। ये चीजें अपने होगी क्लियर। किससे संबंधित? जो एस ब्लॉक है उसमें वर्ग 1 से, एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, वर्ग 1 और 2, ठीक है। तो वर्ग 1 से संबंधित अपने चीजें देख ली है, ठीक है। अब अपन देखते हैं
ये नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है अपन वर्ग वन से संबंधित वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या है, बोर्ड को यूज करने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ही है, अभी हाथ सेट हुए नहीं है, जैसे हाथ सेट हो जाएंगे फिर सारी चीज़ें क्लियर मेरे भी हो जाएगी बोर्ड से संबंधित। ठीक है, धीरे धीरे होता है सब कुछ, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं हो पाता। चलो अब 60 धातुओं का सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो क्या होता है, NS1 होता है। 60 धातुओं का क्या होता है, NS1 होता है। बात क्लियर, आपने देख लिया 60 धातुओं का जो सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 होता है। ठीक है, चलो जहां n बराबर 1 से 7 आवर्त को दर्शाता है, 1 से 7 क्या करता है, आवर्त को दर्शाता है। हालांकि ये बात ध्यान रखना कि अपन n बराबर 1 लेंगे तो ये 1s1 हो जाएगा, जहां पे अपन हाइड्रोजन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से अपन हाइड्रोजन को उसमें लेते हैं, भाई जो डेफिनेशन है ठीक है उसके हिसाब से तो हाइड्रोजन उसमें आता है, लेकिन रियल में उसके गुण नहीं मिलते, तो इसलिए अपन उसको एस ब्लॉक में नहीं लेते। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। हाँ, ये मैंने भले यहाँ पे 1 से 7 लिख दिया, ऐसा नहीं कि सर 2 से 7 लिखना था। ठीक है, ऐसा कोई मतलब ये ऐसा कोई चीज नहीं है, मैंने आपको बात समझा दी है कि क्या है। ठीक है, सभी 4 धातुओं में एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन NS1, देखो सभी 4 धातुओं में क्या होता है, एकल संयोजी होता है इलेक्ट्रॉन NS1। ठीक है, N कुछ भी हो सकता है, भले वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। ठीक है, तो 2s1, 3s1, 4s1 जो भी है, उनमें क्या होता है, एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है जो उत्कृष्ट गैस विन्यास से बाहर होता है, यानी कि जस्ट वही एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उत्कृष्ट गैस विन्यास से बाहर होता है, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होते हैं, उत्कृष्ट गैस विन्यास में होते हैं। बात क्लियर, जो कि नाभिक से दूर होता है, नाभिक से दूर होगा और दुर्बल रूप से क्या होता है, बंधित होता है। नाभिक से दूर होता है, दुर्बल रूप से बंधित होता है, जो कि इन्हें विद्युत धनात्मक धातु बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कि इन्हें विद्युत धनात्मक धातु बनाता है, विद्युत धनात्मक धातु बनाता है। ठीक है, तो विद्युत धनात्मक धातु कैसे, चलो पीछे चलते फिर से। इन सब में देखोगे, किसका देखोगे, लिथियम का देखोगे, सोडियम का देखोगे, पोटेशियम का देखोगे, इसमें 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन जैसे कि हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 10, ठीक है, इसमें होते हैं 18, ठीक है, ऑर्गन में 18। तो आप देखोगे तो इनका जो एक इलेक्ट्रॉन है वही सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसके जो उत्कृष्ट गैस विन्यास से बाहर होता है। जैसे ही ये लोग इस इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, इनको कौन सा विन्यास मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऑर्गन वाला। ठीक है, इसको मिल जाएगा नियोन वाला और इसको मिल जाएगा हीलियम वाला। तो ये क्या कोशिश करते हैं, लिथियम हमेशा कोशिश करता है कि ये किसमें बदल जाए, लिथियम प्लस में। सोडियम हमेशा कोशिश करता है कि किसमें बदल जाए, सोडियम प्लस में। और पोटेशियम हमेशा कोशिश करता है कि किसमें बदल जाए, पोटेशियम प्लस में। ठीक है, तो पोटेशियम प्लस, के प्लस, ठीक है ना। तो ये चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्टेबल, सबसे ज्यादा स्थायी, स्टेबल यानी कि स्थायी, सबसे ज्यादा स्थायी विन्यास को प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन त्याग के सबसे ज्यादा स्टेबल और स्थायी विन्यास, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा विद्युत धनात्मक धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विद्युत धनात्मक धातु बनाते हैं। ये बात क्लियर रखना है, ठीक है, बात क्लियर। चलो, तो चूंकि ये विद्युत धनात्मक धातु है, इसलिए क्या ये क्या करते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग कर M प्लस आयन बनाते हैं। तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग कर M प्लस, M मतलब कुछ भी, M प्लस मतलब अगर लिथियम है तो हो जाएगा लिथियम प्लस, सोडियम है तो सोडियम प्लस, और पोटेशियम है तो पोटेशियम प्लस। ठीक है, M एक सिंबल दिया है कि इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, लिथियम आ सकता है, सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के आयन बनाते हैं। तो इसीलिए जो क्षार धातु है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्षार धातु नेचर में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, क्षार धातु है वो अपने आसपास मुक्त अवस्था में नहीं पाई। ऐसा नहीं कि आपको दिख जाएगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिथियम पड़ा है
क्या यहाँ सिर्फ और सिर्फ सोडियम पड़ा है? नहीं, ये क्या होता है, ये मुक्त अवस्था में नहीं, मुक्त अवस्था में पाया जाना मतलब सिंगल पाया जाना, सिंगल एंडेड, ठीक है। तो ये सिंगल एंडेडली नहीं पाए जाते, ये क्या होते हैं, अधिक सक्रिय होने के, ये क्या होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और उसके साथ मिलकर कोई यौगिक क्या मतलब कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये अधिक सक्रिय होने के कारण सारी धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। बात क्लियर? ये खोपड़ी में बिठाने का, अधिक सक्रिय होने के कारण सारी धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब ये अधिक सक्रिय क्यों होती है? क्योंकि इन सभी में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है मात्र, जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास से बाहर होता है। हर कोई तत्व एलिमेंट आवर्त सारणी में ये चाहता है कि वो स्टेबल या स्थायी विन्यास को प्राप्त किया जाए। उसको प्राप्त करने के लिए इनको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग के किसी के साथ रिएक्शन करके उस स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। बात क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपके कि भाई अधिक सक्रिय होने के कारण सारी धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। बहुत बार आपको सेंटेंस बना के सवाल भी आ सकता है, ठीक है, पूछ लिया, 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई सारी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सारी धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, सारी धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, सारी धातु संयुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। कौन सा सही है, ए बी सी, ऐसा तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना, सवाल कैसे भी बन सकता है। तो आप बात माइंड में रखना, ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में उसी को आएगा जिसको या तो थोड़ा बहुत बेसिक पता हो चीजें पीछे की, ठीक है। बिल्कुल आप डायरेक्टली इस चैप्टर पे जंप किए तो समझ में नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिसने मेरी पीछे वाली क्लासेस देखी है उनको मैं गारंटी देता हूं कि उनको समझ में आएगा, ठीक है। और डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करना, ठीक है ना। चलिए, मेरी कोशिश ये है चैप्टर में जितना कम हो सके उतना मतलब मैं आपके लिए रटने के लिए चीजें छोड़ूंगा, सारी चीजें आपको समझा के सेट कर दूंगा। फिर कुछ चीजें जो रटना है और रटनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, जैसे कि अभी आगे आएगी चीजें। बात क्लियर है? चलो अब देखो, तो अब ये चीजें अपने को मिलती कहां से है, इनकी, ठीक है, कि भाई इनकी ऑकुरेंस की बात करते हैं कि कहां से मिलती है अपने, कहां से अपन इनको ले सकते हैं। तो देखो, संयुक्त पोजीशन है, संयुक्त अवस्था में सोडियम तथा पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर सोडियम तथा पोटेशियम की बात करोगे, सोडियम और पोटेशियम, तो आपको ये नेचर में बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है, सोडियम पोटेशियम आपको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मिलेंगे कैसे, संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में आपको सोडियम और पोटेशियम मिलने वाला नहीं है। जबकि लिथियम, रूबिडियम और सीजियम ये क्या अल्प मात्रा में होते हैं, ठीक है, ये आपको अपने नेचर में अल्प मात्रा में ही मिलते हैं आसपास, ठीक है। और ये वाला लास्ट क्या है, ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिसका अधिकतम स्थायी समस्थानिक क्या है, Fr223। ये बस माइंड में रखना है भाई। आपको पता है कि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं पता है, जो क्या करते रहते हैं, रेडिएशन निकालते रहते हैं, ठीक है, जिनकी क्या होती है, अर्ध आयु होती है, हर टाइम बाद उनकी आयु मतलब से आधी होगी, फिर जो बचा उसकी आधी होगी। रेडियो सक्रिय तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो ये रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, समझ गए। और इसका सबसे स्थायी जो समस्थानिक है वो क्या है, Fr223, ठीक, बात कर लिया। अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं इनके महत्वपूर्ण अयस्क, ठीक है, महत्वपूर्ण अयस्क। अब इसमें जो सोडियम के है और जो पोटेशियम के, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं पहले सोडियम के अयस्क, किसके, सोडियम के अयस्क। तो सोडियम के जो अयस्क उसमें देखोगे, तो पहले सोडियम के में देखोगे तो क्या है, पहला सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, नमक, नमक का सूत्र सभी को पता है, ठीक है, नमक NaCl। तो इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, ये Na क्या है, सोडियम है, ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, सोडियम होता है। उसी प्रकार एक चीज होती है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, याद रखना,
इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, सोडियम अपने को यहाँ से भी मिलता है, ठीक है। वैसे बहुत चीजें बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें सोडियम मिलती है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है। और वो एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि ये बोरेक्स है, ये वाला नेक्स्ट है, ये लवण, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक। नेक्स्ट आता है बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद ही रखने हैं खोपड़ी में, Na2B4O7.10H2 बोरेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक मैंने रेड में लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपको ऐसे भी नॉर्मली भी पूछा जा सकता है, जीके में वगैरह, मतलब कुछ भी, जैसे कि जहां आपको जनरल साइंस पूछी जाती है वहां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। Na2SO4.10H2O, इसको बोलते हैं ग्लोबल लवण, ठीक है। क्या बोलते हैं, लवण, ग्लोबल लवण, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, Na2SO4.10H2O, ठीक है ना। चलिए, हाँ, बर है, ठीक है, हाँ, बल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, सर ने रोंग नहीं लिख दिया हो, ये बर ही है, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है ग्लोबल नहीं, अपने माइंड में ग्लोबल आता है ज्यादा, ठीक है। तो ये ग्लोबल नहीं है, ये ग्लोबल नहीं है, ये ग्लोबल ही है, ठीक है। मैंने चीज देखी, इसको सर्च किया, ठीक है। हालांकि बहुत बार हो सकता है जो एग्जामिनर सवाल पूछे या फिर सवाल छपे तो वहां भी हो सकता है कि ग्लोबल आ जाए, बाई मिस्टेक, तो कुछ भी हो आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको अगर ग्लोबल पूछे या ग्लोबल पूछे, ठीक है ना। हालांकि मैंने चीज देखी, सर्च की, तो ग्लोबल ही है, ठीक है, हाँ। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो भी है Na2SO4.10H2, ठीक है ना। हाँ, अगर ये ग्लो बल भी होगा तो ये बल से बर, थोड़ा बहुत कुछ लैंग्वेज से कुछ चीजें होगी, ठीक है ना। बोल चाल में मतलब हो जाती है, क्योंकि अपन जो भारतीय बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, वो कुछ और होता है, फिर बाहर से कुछ उसको और बोलता है, तो वो ऐसे हो जाती है। तो ये देखो Na2SO4.10H2, तो ये याद रखना, और इसमें से इसको तो खोपड़ी बिठा लेना, ये पूरा पूरा ऐसे NO2 Na2SO4.10H2, 10 अणु किसके, H2O के, पानी के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं अपन पोटेशियम। क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम। तो पोटेशियम हम अपने को मिलता है KCl से, किससे मिलता है, KCl। KCl को बोलते हैं स्लाइम, जो जो कहां से मिलता है अपने को, समुद्री जल से। स्लाइम कहां से मिलता है, समुद्री जल से, ठीक है। KCl, यानी कि ये क्या हो जाएगा, K फॉर पोटेशियम, और Cl फॉर क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है, ये खोपड़ी में ध्यान रखना, और पूछा भी जाता है, ऐसे ऐसे बोल रहे डायरेक्ट, डायरेक्ट बताइए कॉर्नेलाइट का सूत्र क्या है, ठीक है। या फिर कॉर्नेलाइट किस चीज का वो है, मतलब अयस्क, या फिर इससे क्या मिलता है, कुछ भी, मतलब कैसे भी सवाल को कैसे भी उल्टा सीधा करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, KCl.MgCl2.6H2O ये बनाता है कॉर्नेलाइट। बहुत बार बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, KCl.MgCl2.6H2। फिर आता है फेल्सपार, फेल्सपार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको वैसे रखने का नहीं ज्यादा, ध्यान रखना, K2O.Al2O3.6 ऐसे हो गए, बाकी मेन तो इनको खोपड़ी में रखना, ये वाला कॉर्नेलाइट, ये वाला यहाँ पे, ये अपने डबल वाला, ठीक है, हाँ, ये चीजें ध्यान रखना। फिर देखो एक इंपॉर्टेंट बात, एक होता है जो अयस्क है वो है लेपिडोलाइट। क्या होता है, लेपिडोलाइट, ये क्या, लिथियम का है अयस्क, ये किसका है, लिथियम का है अयस्क, लेकिन जिसमें अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में सीजियम और रुबिडियम भी पाया जाता है, जिसमें अल्प मात्रा में सीजियम और रुबिडियम भी पाया जाता है। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए ध्यान रखना, ठीक है ना। कभी कुछ सवाल ऐसे घुमा फिरा चीजें पूछ लेते हैं,
तो ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है ना। बाकी इसमें बस ये ध्यान रखना, सबसे इसको तो भूलना ही मत, ये वाला और ये भी है स्लाइम वाला, 2 और ये 3, इनको तो भूलना ही मत, इनको तो खोपड़ी में बिठा लेना, ठीक है। चलिए, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि अब तक के क्लियर हो गए होंगे। आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई एस ब्लॉक क्या चीज है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है NS1, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।